दही बल्लू आज हम करेंगे छोटा मेरा खेत। और इसी वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कवि क्या कह रहा है, ताकि जब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ें तो इसका जो सारांश है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसमें कुछ मुख्य शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ और भाव्य हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो कवि है, कवि का नाम है उमाशंकर जोशी। उसने कुछ वर्ड की, कुछ शब्द की तुलना की है। जैसे इसमें एक शब्द बार बार रिपीट हुआ है, खेत, जिसकी तुलना कागज से की गई है, और आंधी की तुलना भावना से की गई है। इसी प्रकार से रसायन, जिसकी तुलना कल्पना से की गई है, और अंकुर शब्द की तुलना शब्द से की गई है, और फूल पत्तों की तुलना जो है वो कविता से की गई है। इसके बाद छोटा मेरा खेत, इस कविता का जो पूरा सारांश है वो इस कविता के कवि जो है उन्होंने अपनी कविता को लेकर लिखा है कि एक कविता जो होती है उसको किस तरीके से हम जो है किस प्रकार से वो कवि के माइंड में आती है और किस तरीके से वो उसे बनाते हैं। जैसे कविता की तुलना की गई है किससे, खेत से। को वो खेत कैसा है, वो खेत है चौकाना। तो इस सभी चीजों को देखते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। छोटा मेरा खेत चौकाना, जैसे हमारे पास कवि होता वो किसान होता है, तो किसान का एक खेत होता है। इसी तरह जो हमारे पास कवि है उसका खेत है, उसकी कविता का खाली पन्ना। ठीक है, कागज का एक पन्ना, यानी कि मेरा छोटा सा एक खेत क्या है, वो है कागज का एक पन्ना। ठीक है, समझ रहे होंगे आई होप आप। इसके बाद है कोई अंधड़ कहीं से आया। अंधड़ का अर्थ होता है आंधी। क्षण का बीज वहां बोया गया। देखिए जब दही बल्लो आंधी आती है तो क्या होता है, जो किसान होते हैं वो तुरंत बीज बोते हैं। तो इसी तरीके से जब क्षण भर में ही वो अपना बीज को जो है बो देते हैं। इसी तरीके से जैसे ही कोई आइडिया, कोई विचार कवि के मन में आता है तो वो तुरंत उस पर क्या करता है, विचार करना शुरू कर देता है कोई भी कविता लिखने के लिए। ठीक है, कल्पना के रसायनों को पी। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशय, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। सबसे पहले इसका सारांश समझ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कवि। देखिए जब जब जो है किसान जब खाद को डालता है उसमें जमीन में, तो उसके पौधे पूरी तरीके से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। उसके बाद उसमें से क्या होता है, पौधा निकलता है। और जब ऐसे ही जब हमारे पास कवि होता है तो वो विचार करता है किसी वर्ड को लेकर, शब्दों को लेकर। जब विचार करता है तो उसके मन में वाक्य आते हैं और उसी से वो क्या करता है, एक कविता को बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। कल्पना के रसायनों को पी, यानी भावना जो उसके मन में कल्पना आती है उसके खाद। देखिए खाद, रसायन किसे कहते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, खाद। ठीक है ना, इन सबको ही तो रसायन कहते हैं। इन सबको पी, इन सबको जान करके, इन सबको समझ करके, बीज गल गया निशेष, यानी कि बीज जो है वो पूरी तरीके से गल जाता है। शब्द के अंकुर फूटे, देखिए वही बात कही जा रही है। जिस तरीके से जब हम कल्पना करते हैं तो उसमें कवि जो है सोचता है, इसी प्रकार से किसान उसमें बहुत सारे रसायन डालता है। इस तरह बीज पूरा गल जाता है और फिर क्या होता है, बीज अंकुर हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब कवि सोचता है तो उसके मन में जो विचार होते हैं वो अंकुरित होने लगते हैं। यही बात कही गई है, अंकुरित के जो विचार होते हैं वो शब्द होते हैं, वो अंकुरित होने लगते हैं। ठीक है, शब्द के अंकुर फूटे, यानी शब्द नए नए उसके माइंड में आने लगते हैं। ठीक है, मन में। इसके बाद है पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। फिर क्या होता है, जब वो सोचने लगता है और जब वो बीज डाल देता है, वो गल के बाहर अंकुरित होने लगता है पौधा, तो पौधा बाहर निकलने लगता है। और जब वो कवि सोचता है तो विचार आने लगते हैं और जो है सेंटेंस बनने लगते हैं, वाक्य बनने लगते हैं। तो इस तरीके से एक कविता बन जाती है। इसी चीज को इसने कवि ने क्या कहा है, कवि ने कहा है कि पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, यानी एक ऐसा पौधा, एक ऐसी कविता बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, पत्तों और फूलों से युक्त एक कविता बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद अभी यहाँ पर और कुछ कवि कहते हैं कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक, यानी कि देखिए यहाँ पर अलौकिक का अर्थ होता है दिव्य, मतलब जो कभी खत्म ना हो। देखिए कविता का इससे एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे कविता होती है उसका रस कभी खत्म नहीं होता। जैसे हमने 10 साल पहले कोई कविता पढ़ी और 10 साल बाद हम उसे पढ़ रहे हैं, तो आज भी हमें वही विचार, वही फीलिंग आएगी। ठीक है,
जैसे झूमने लगे फल, फल झूमने लगते हैं, रस अलौकिक, इसका ऐसा मजा होता है जो कभी खत्म नहीं होता। कवि जो कविता रचते हैं उसका मजा कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए उसे अलौकिक कहा गया है। अलौकिक का अर्थ है यहाँ पर दिव्य, जो संसार का हो, जो संसार का ना हो मतलब, ठीक है ना, और जिसका जो है जो आनंद हो वो कभी भी खत्म ना होता हो। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, रोपाई क्षण की, यानी कविता जो है, यहाँ पर खेत को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कविता को कहा जा रहा है कि कविता में से अमृत धाराएं फूटती हैं। लेकिन रोपाई, रोपाई का अर्थ है यहाँ पर बुआई, बुआई क्षण भर में हो गई, लेकिन उसका जो आनंद होता है वो सदैव सदैव रहता है। लेकिन जो किसान होता है उनके द्वारा जो हमारे पास बुआई की जाती है, वो फसल होती है, उसका जो आनंद होता है वो हमेशा हमेशा नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे पास एक कविता होती है उसका आनंद तबा जिंदगी यानी कि जिंदगी भर जीवन भर रहता है। ठीक है, कटाई अनंतता की, यहाँ पर कविता की बात हो रही है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, यानी कि उसका आनंद, किसका आनंद, कविता का आनंद, चाहे हम कितना भी ले ले वो कभी खत्म नहीं होता। अब लास्ट की दो पंक्तियों में, अंतिम दो पंक्तियों में कवि क्या कहता है, रस का अक्षय, अक्षय का अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाला, ठीक है ना, अक्षय का अर्थ है कभी खत्म ना होने वाला। रस का अक्षय पात्र सदा का, यानी कविता का जो अक्षय है, जो आनंद है वो कभी खत्म ना होने वाला है। फिर वही बात कहता है, छोटा मेरा खेत चौकाना, यानी जो मेरा पन्ना है वो एक खेत के समान है, और वो कैसे आकार का है, चौकाने समान जो है, चौकाने आकार का है। ठीक है, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकाना, यानी कविता जो है वो ऐसी है जिसका आनंद कभी भी खत्म अनंत नहीं होता है। ठीक है, वो मेरा एक पन्ना है और वो किसके आकार का है, चौकाने आकार का है। तो दही बल्लो, आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, बुगलों के पंख। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ।